तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है स्कीज़ोफ्रीनिया। मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया था, एंटी साइकोटिक ड्रग। उसमें से एक टर्म थी जो मैंने बार बार यूज़ की थी, स्कीज़ोफ्रेनिया। स्कीज़ोफ्रेनिया इट इज़ अ डिजीज़। तो मैं आज के एपिसोड में आपको पूरा स्कीज़ोफ्रेनिया के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप अगली बार जब भी ये वर्ड सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार, मुझे तो इसके बारे में पूरा पता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है? ये क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है कि कैसे आप सोच रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। मेनली कैसे होता है ये? इसमें जो हमारा ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। स्पेशली हमारा डोपामाइन। डोपामाइन हमारा हैप्पी हार्मोन होता है एक तरीके से, जो कि हमारी बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब हम कुछ अवॉर्ड करते हैं, जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डोपामाइन ना सर्टेन पाथवे में इंक्रीज हो जाता है और कुछ में डिक्रीज हो जाता है। मतलब डोपामाइन स्टेबल नहीं रहता, वो इम्बैलेंस हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है और किसी में कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से ना आप स्ट्रगल करते हैं अपनी पूरी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ना बिल्कुल अच्छे से ना वो सोच पाता है, ना वो सोचने समझने की शक्ति उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन शॉर्ट बोलो तो एक बहम की बीमारी हो जाती है उनको। तो जो हम स्किज़ोफ्रेनिया जब ट्रीट नहीं करते, ये आपकी रिलेशनशिप को भी डिसरप्ट कर देता है, जैसे प्रोफेशनल, सोशल, रोमांटिक, कोई भी रिलेशनशिप को डिसरप्ट कर सकता है। ये आपको ट्रबल भी दे सकता है अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे आपको रिस्क हो इंजरी का, इलनेस का। मतलब आप एक अपने ही दिमाग में सोच में बैठ जाएंगे, जो रियलिटी में होगा भी नहीं उसको भी आप मान के बैठ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये सिवियर कंडीशन तो है, लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो टाइप कितने होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, चलिए जानते हैं। एक होता है पैरानोइड टाइप, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप जिसे हम हैबीफ्रेनिक भी बोलते हैं, कैटाटोनिक टाइप, अनडिफरेंशिएटेड टाइप एंड रेजिडुअल टाइप। तो अभी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होते क्या है। तो फर्स्ट हमारा है पैरानोइड टाइप। पैरानोइड टाइप क्या होता है, मेन फीचर्स क्या होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं हमें। डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, ऐसी आवाज़ें सुनाई देना, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो रियलिटी में होती ही नहीं है, जो कि सिर्फ हमने मनगढ़ंत बनाई है, जो कि रियलिटी में जिसका वास्तव में कोई भी लेना देना होता ही नहीं है। आपका बिहेवियर कैसा होता है कि पर्सन अलर्ट हो जाता है, ओरिएंटेड होता है, सस्पिशियस होता है, मिसट्रस्टफुल होता है। वो सोचता है कि यार ये बंदा भी मेरे से ना चीट कर रहा है। वो सोचता है कि उसको इस खिलाफ साजिश रच रहा है। अगर आप दो पर्सन भी साथ में बैठे हैं, वो बंदा सोचता है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, वो सोचता है कि वो दूसरा बंदा तो साजिश रच रहा है। मतलब वो हमेशा सोचेगा कि उसके बारे में बातें हो रही हैं, उसके बारे में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपके नेबर्स आप बिलीव कर रहे हो कि आपके नेबर्स आप पे स्पाई कर रहे हैं टीवी के दौरान। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्किज़ोफ्रेनिया का। देन होता है डिसऑर्गेनाइज टाइप। डिसऑर्गेनाइज टाइप में क्या होता है, आपकी जो स्पीच है, आपका बिहेवियर है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। आपके इमोशंस इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं। कभी आप जो सैड न्यूज़ होती है उस पर भी हंसते हैं, हंसने वाली बात पे रो देते हैं। ये क्या होता है, आपकी पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है, अर्ली ऑनसेट कंडीशन हो जाती है। मेनली इसमें आपकी जो स्पीच है और आपका बिहेवियर है बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। देन होता है कैटाटोनिक टाइप। कैटाटोनिक टाइप का मेन फीचर होता है कि आपकी मूवमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब आपकी जो गतिशीलता है वो इम्बैलेंस हो जाती है और आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आपकी पोस्चर बिगड़ जाता है, आप वर्ड्स रिपीट करते हैं बार बार और आप अपनी मूवमेंट्स को कॉपी करते हैं। ये होता है कैटाटोनिक टाइप स्किज़ोफ्रेनिक। अनडिफरेंशिएट टाइप में क्या होता है कि ये मिक्स्ड सिम्टम होते हैं जो क्लियरली फिट नहीं होते पैरानॉइड में। आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हो जाती है, कैटाटोनिक टाइप भी होते हैं, आप रिपीट करते हैं वर्ड्स को, मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं, और इवन आप ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देती है, दिखाई देती है जो रियलिटी में होती नहीं है। देन लास्ट हमारा होता है रेजिडुअल टाइप। रेजिडुअल टाइप में क्या होता है, कोई प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम नहीं होते बट नेगेटिव सिम्टम होते हैं। जैसे आप सोशली कट डाउन हो जाते हैं लोगों से और आपको अफेक्ट करती है लाइफ। तो आपको उसको PD कर से भी याद कर सकते हो, यानी पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल टाइप। देन स्किज़ोफ्रेनिया एक स्पेक्ट्रम की तरह देखा जाता है। स्किज़ो टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी है डिल्यूशनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, आपको साइकोटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, स्किज़ो
फ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी ही डिसऑर्डर्स स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ही जुड़े हुए हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मेनली अफेक्ट किन लोगों को करता है, मेनली उन लोगों को करता है या तो ये अपीयर होता है बिटवीन लेट टीन्स एंड अर्ली 30s। मेनली मैन में ज़्यादा सिम्टम्स पाए गए हैं एज कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक है। वुमेन स्लाइटली लेटर मिड 20s और 30s में पाया जाता है। पॉपुलेशन मेनली 1 से 300 लोगों के बीच में एक को अफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, जेनेटिक चेंजेस है या प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी वजह से गुजरे हैं, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ है, ठीक है। ये किसी भी कल्चर में हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, तो इसका कोई वो नहीं है, रीज़न नहीं है। कितना कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया समवट कॉमन कंडीशन वर्ल्ड वाइड में, ये 221 पीपल को अफेक्ट करता है इन 1 लाख पीपल। सो जो सिम्टम्स क्या होते हैं, मेनली जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, उसके सिम्टम्स 3 टाइप में डिवाइडेड है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव सिम्टम। जो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होते हैं, आपकी एक्स्ट्रा मेंटल एक्टिविटी नहीं रहती, ठीक है। आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि वैसी आवाज़ें सुनाई देना जो नहीं होती, वैसी चीज़ें दिखाई देना जो होती नहीं है। डिल्यूजन्स मतलब आप फॉल्स बिलीव करते हो, ठीक है। अगर मैं आपके सामने सच्चाई भी रख दूं कि ये चीज़ ऐसी होनी है, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होगा उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये चीज़ ऐसी है तो वैसी ही होनी है, वो फॉल्स बिलीव करते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि लोग उस पर जासूसी कर रहे हैं, उनकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। देन होता है नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होते हैं कि वो नॉर्मल मेंटल फंक्शन खो देते हैं, फ्लैट, इनके इमोशंस फ्लैट हो जाते हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो लोगों से कट जाते हैं, सोशल विड्रॉल हो जाता है, उनमें मोटिवेशन की कमी हो जाती है। देन होता है हमारा कॉग्निटिव सिम्टम्स, यानी कि आपको थिंकिंग प्रॉब्लम आने लगती है, उनकी अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ को, पुअर अटेंशन होती है, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, मेमोरी इशू रहता है, प्लानिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी? तो इसमें क्या है, जो डोपामाइन हाइपोथेसिस है, ज़्यादा डोपामाइन होता है मेसोलिम्बिक पाथवे में तो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। अगर कम डोपामाइन होता है मेसोकॉर्टिकल पाथवे में तो नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स मिलते हैं। तो ग्लूटामेट और सेरोटोनिन भी रोल प्ले करते हैं। देन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इन स्किज़ोफ्रेनिया जो फर्स्ट है डोपामाइन। डोपामाइन का नॉर्मल जॉब क्या है, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करना, मोटिवेशन देना, प्लेजर प्रोवाइड करना और रिवार्ड देना। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, ज़्यादा अगर मेसोलिम्बिक पाथवे में डोपामाइन हो जाता है तो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं जो नहीं होती, हम फॉल्स बिलीव करते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। अगर कम डोपामाइन होता है हमारा मेसोकॉर्टिकल पाथवे में तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हम सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमारे नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स दोनों ही होते हैं। तो आपको पता चला कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो डोपामाइन है वो क्या काम करता है। देन होता है ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नॉर्मल जॉब मेन एक्साइटेटरी सिग्नल होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारी लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में क्या होता है कि लो एक्टिविटी हो जाती है, जो हमारे ब्रेन सर्किट्स होते हैं ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो वोर्स हो जाते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स शो करते हैं। आपका ग्लूटामेट ये अफेक्ट करता है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया में। देन हमारा होता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो कि अफेक्ट करता है स्किज़ोफ्रेनिया को। तो सेरोटोनिन क्या होता है, मेनली सेरोटोनिन का नॉर्मल जॉब क्या है कि ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है, एपिटाइट को रेगुलेट करेगा और हमारी सेंस करने की परसेप्शन को रेगुलेट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं ना तो वो जो सर्टेन इम्बैलेंस है ना सेरोटोनिन का, वो आपके परसेप्शन को और आपके मूड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं ना वो सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देती हैं सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना उसके मैंने आपको तीनों न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अभी बताया था। तो फर्स्ट क्या था हमारा डोपामाइन, डोपामाइन का इम्बैलेंस होने की वजह से या सेरोटोनिन के इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर हमारा ग्लूटामेट के इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया मेनली क्या होता है, जिसमें पर्सन की सोचने समझने की शक्ति एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है,
उनको फॉल्स बिलीफ होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं जो कि रियल लाइफ में जिनका कोई भी वास्ता होता ही नहीं है। तो डायग्नोज कैसे किया जाता है? मेनली इसके जो सिम्टम्स होते हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा रह जाते हैं विद एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव सिम्टम्स, तो मेनली ये कंफर्म हो जाता है कि उस पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया ही है। ठीक है, उनको 2 कोर सिम्टम्स तो होने ही चाहिए, या तो डिल्यूजन्स जैसे हेलुसिनेशंस, या उसकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, या कैटाटोनिक बिहेवियर होना चाहिए, या उसमें नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए। तो डॉक्टर पक्का बता देती हैं कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ट्रीटमेंट क्या है? मेनली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है। टिपिकली 2 टाइप की जनरेशन ड्रग होती है जो मैंने आपको पीछे करवाई थी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे पॉपुलर ड्रग है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए वो होती है हमारी हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाज़ाइन। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। तो जो एटिपिकल सेकंड जनरेशन्स होती हैं जैसे रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्लोजापाइन, ये मदद करती है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ये साइको सोशल थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन भी इसके साथ हम दे सकते हैं। तो उसके लिए इस ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है एंटीसाइकोटिक ड्रग की जनरेशन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। मेनली अगर ज़्यादा डोपामाइन होगा तो ज़्यादा ड्रामा होगा, ऐसे सोचना। तो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। ट्रीटमेंट का गोल क्या है? डोपामाइन को बैलेंस करना। अगर डोपामाइन बैलेंस में रहेगा तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया भी बैलेंस में रहेगा, इसलिए डोपामाइन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में। तो मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। एक अंजुम शेख, एक लड़के की जो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अंजुम शेख एक 12 साल का लड़का है, पुणे से, इंडिया का, बहुत ही ब्राइट क्रिकेट लविंग स्टूडेंट है, 7th ग्रेड में पढ़ता है। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसकी यंगर सिस्टर्स है, छोटी सिस्टर है, ये क्लोज नेबरहुड से बिलोंग करता है। ठीक है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी रिसेंटली। तो क्या हुआ कि तो मैं उसकी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में, पहले पर्सनैलिटी के बारे में बता देती हूँ। मतलब वो बहुत ही एक्टिव बच्चा था, प्लेफुल था, बहुत ही पॉपुलर था अपने क्लासमेट्स में, अपने पावरफुल बैटिंग की वजह से जाना जाता था। उसका बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली साइंस में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उसमें जो सिम्टम्स दिखाई दिए पिछले 6 महीनों में, अंजुम का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, सोशल विड्रॉल हो गया, यानी कि उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जाना छोड़ दिया। वो प्रेफर करता था कि वो जितना अकेला रह सके उतना अकेला रहता था। तो उसका बिहेवियर भी ना, बिलीव भी स्ट्रेंज हो गया। मतलब वो अपनी मदर से कहता कि जो कमेंटेटर है ना क्रिकेट मैच का, वो मुझे सीक्रेट मैसेज भेज रहा है, यानी कि वो मुझ पे जासूसी कर रहा है मम्मा, मैं इसीलिए ही खेलने नहीं जाता। तो उसके ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता था, मतलब वो सुनता था अपने कोच विस्पर करे उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जब वहाँ पे कोई होता भी नहीं था तब भी उसे लगता था कि कोई है उसके बारे में बातें कर रही हैं, सब उसके बारे में बातें कर रही हैं। उसकी जो स्पीच है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, मतलब जो कन्वर्सेशन उसकी थी ना वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गई थी फॉलो करनी। ठीक है, सडन वो टॉपिक चेंज करता था, जैसे बैटिंग प्रैक्टिस करना, बट द स्काई इज़ वॉचिंग मी, इट्स डेंजरस, मतलब वो अलग सी बातें करता था जो किसी की समझ में नहीं आती थी। ठीक है, वो नेग्लेक्ट करता था अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, मतलब खाना स्किप करना, बात लेना भी वो नहीं लेता था, और इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही स्कूल के वर्क में। तो इस इंसिडेंट ने उसको एक मेडिकल कंडीशन में तब्दील कर दिया। कैसे? एक शाम को क्रिकेट देखते हुए टीवी में अंजुम सडनली बहुत ज़ोर से चिल्लाया, आई कांट प्ले एनी मोर, एम्पायर मुझे कह रहा है कि मैं आपको सज़ा दूंगा अगर मैंने बॉल हिट करी तो। ठीक है, ही बिकम विजिबली डिस्ट्रेस्ड और रोने लग गया अनकंट्रोलेबली। उसके पेरेंट्स अलार्म took him to a pediatric psychiatrist next day। तो देन जो उसकी डायग्नोसिस एंड असेसमेंट थी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसकी रिवील हुई, तो क्या पता चला कि उसको हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स हैं, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि रियल लाइफ में है भी नहीं, डिल्यूजन्स थॉट आते हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, जो मॉनिटर्ड किए गए। ठीक है, फ्लैट अफेक्ट, इमोशनलेस एक्सप्रेशंस, मतलब कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे कन्वर्सेशन के दौरान। डायग्नोज किया गया अर्ली ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कोई क्लियर फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, बट स्कूल में उसको बुली किया जाता था जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट हुआ है उस बच्चे को।
तो देन ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर ने क्या दिया, मेडिकेशन दिया उसको, लो डोज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दिया, मेनली रिस्पेरिडोन से स्टार्ट किया। देन थेरेपी इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अडेप्ट की चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए। तो फैमिली काउंसलिंग करी गई एजुकेट करने के लिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। स्कूल इंटरवेंशन, टीचर को इन्फॉर्म किया गया कि उसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिसमें उसको स्कूल में बुली ना किया जाए और एक पॉजिटिव सिम्टम्स क्रिएट करके दिया जाए बच्चे को, ठीक है। तो उसकी जो प्रोग्रेस थी 3 महीने बाद हेलुसिनेशंस उसकी कम हो गई, ठीक है। वो स्लोली स्लोली रिजॉइन कर गया अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस को, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन उसकी बेहतर हो गई, स्कूल अटेंडेंस बेहतर हो गई। वो फिर भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था फोकस करने में, बट वो इंटरेस्ट दिखा रहा था पेंटिंग में एज अ कामिंग एक्टिविटी। तो इसमें से लर्निंग पॉइंट क्या थे, केस स्टडी मैंने आपको इसीलिए बताई है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक बहुत डीपली समझ पाओ कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो मेनली अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया है ना, कैन प्रेजेंट सब्टली एंड मे फर्स्ट अपीयर एज अ विड्रॉल फ्रॉम फेवरेट एक्टिविटी, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आउटकम को इम्प्रूव कर सकता है। चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लान डेट इंटीग्रेट स्कूल, होम एंड थेरेपी सपोर्ट। देन इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या है इसकी, तो फर्स्ट क्या है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, हेरिटेबिलिटी यानी कि रिस्क इंक्रीज विद जेनेटिक रिलेटेडनेस। जनरल पॉपुलेशन का रिस्क 1% होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का जो रिस्क होता है वो 10% होता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं 40 से 50% होता है। मल्टीपल जीन इम्प्लिकेटेड होता है, डिस्क 1, NRG1 एंड कॉम्ट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोई सिंगल स्किज़ोफ्रेनिया जीन नहीं होता, ठीक है। देन सेकंड होता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर मतलब डोपामाइन हाइपोथेसिस, हाइपर एक्टिविटी डोपामाइन की म्यूज़ोलिम्बिक पाथवे में पॉजिटिव सिम्टम देता है, यानी कि जब अगर डोपामाइन ज़्यादा बड़ा होता है म्यूज़ोलिम्बिक पाथवे में तो पॉजिटिव सिम्टम शो करते हैं। अगर कम होता है डोपामाइन मेसोकॉर्टिकल पाथवे में तो नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ग्लूटामेट हाइपोथेसिस क्या है, NMDA रिसेप्टर हाइपो फंक्शन अगर वो कम होता है उसकी वजह से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों दिखाई देते हैं अगर ग्लूटामेट कम होता है तो स्ट्रक्चरल पेन चेंज क्या है, इन लार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स यानी कि रिड्यूस्ड क्रेब मैटर वॉल्यूम इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस एंड टेम्पोरल लोब। फंक्शनल चेंज क्या है, हाइपोफ्रंटिलिटी यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी कम हो जाती है पेशेंट्स में, ठीक है। देन होती है थर्ड न्यूरो डेवलपमेंट फैक्टर यानी कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाता है गेस्टेशन के दौरान और अर्ली लाइफ के दौरान, ठीक है। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर क्या होता है, मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसे इन्फेक्शंस हो सकती हैं। मैटरनल मालन्यूट्रिशन, फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, हाइपोक्सिया, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। अर्ली लाइफ फैक्टर बर्थ ट्रॉमा, लो बर्थ वेट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। देन हमारा है फोर्थ, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अर्बन अपब्रिंगिंग, हायर इंसिडेंस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, माइग्रेशन स्ट्रेस, हायर रिस्क एमंग फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन माइग्रेंट, सोशल एडवर्सिटी, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, क्रोनिक स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिजिकल सेक्शुअल इमोशनल अब्यूज़, आइसोलेशन की वजह से भी, वीक सोशल नेटवर्क की वजह से भी लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। देन सब्सटेंस रिलेटेड फैक्टर में क्या हो सकता है, कैनाबिस यूज़, स्पेशली एडोलोसेंस में अगर आप कैनाबिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है एम्फेटामाइन या कोकेन जैसी ड्रग ले रही हैं तो ये आपके ट्रिगर कर सकता है, बोर्स कर सकता है साइकोसिस को। अल्कोहल एंड निकोटीन अगर आप लेते हैं उन पेशेंट्स में कॉमन है बट मोर रिलेटेड टू कॉपिंग सेल्फ मेडिकेशन। देन क्या है हमारा साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बाइसिस क्या है, एकदम से कंक्लूजन में जाके घुस जाना, ठीक है। देन पुअर स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं टॉलरेट कर पाते। लोअर थ्रेशहोल्ड फॉर साइकोटिक डिकम्पेंसेशन, फैमिली डायनामिक, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस, इन्वायरमेंट इंक्रीज रिलैप्स रिस्क। तो जो सेवन्थ है वो है इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्फ्लामेटरी फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स एलिवेट हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं, गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसकी रिसर्च अभी चल रही है मेनली। तो लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, मेनली मेडिकल से साइकोलॉजिकल थेरेपी दोनों दे सकती हैं। ये दोनों ही आपकी रिस्क को, स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क को रिड्यूस कर सकती है और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद
कर सकती है। देन क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन के अलावा इसको और ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी स्लीप रूटीन बनाना पड़ेगा। एम करो 7 से 9 घंटे तक सो, बिल्कुल कंसिस्टेंट रिस्टोरेटिव स्लीप मेंटेन करो, रेगुलर स्लीप को। वेक टाइम अपना अच्छा रखो, 5 बजे या 6 बजे, पूरा 7 से 9 घंटे की स्लीप लेने के बाद। तो कैफीन को अवॉइड करो और स्टिमुलेट एक्टिविटी क्लोज टू बेड टाइम। ठीक है, स्लीप हाइजीन को बना के रखो, डार्क क्वाइट रूम रखो, कोई स्क्रीन ना देखो 1 घंटे सोने से पहले। तो सेकंड क्या है, बैलेंस न्यूट्रिशन फूड खाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस्ड फूड। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हैं नहीं हैं, फिर भी मेडिटेरियन स्टाइल डाइट लो, फ्रूट लो, वेजिटेबल लो, होल ग्रेन लो, प्रोटीन लो, हेल्दी फैट्स लो, प्रोसेस्ड फूड को कम कर दो, रिफाइंड शुगर को कम कर दो, और सैचुरेटेड फैट लो। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक साइड को, हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक साइड को रिड्यूस करने में, जो कि इफेक्ट करता है एंटीसाइकोटिक को। ठीक है, इंश्योर करो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंक्लूड करो अपनी डाइट में, जैसे फिश हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, आपकी वेट गेन में मदद, आपकी वेट गेन को देखो कि आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा, डायबिटीज़ है अगर आपको, आप उसको देख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करो। देन थर्ड क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो भी आपके दिमाग में आपका डोपामाइन है जो बैलेंस रहेगा। मेनली एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। 30 मिनट्स इज़ इनफ, 5 डेज़ पर वीक। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें 2 से 3 टाइम पर वीक। इसकी वजह से आपका मूड है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, फिजिकल हेल्थ है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, नेगेटिव सिम्टम्स कम जाएंगे। ठीक है, और सोशल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स भी कम जाएंगे। फोर्थ होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी एंड माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ये आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा, आपको फोकस रखने में मदद करता है। योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करेगा। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत ही यूज़फुल होती है स्लीप और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, स्लीप लाने के लिए और स्ट्रेस रिलीव करने में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक इज़ वेरी गुड। देन फिफ्थ होता है सब्सटेंस अवॉइडेंस। आप कैनाबिस को अवॉइड करो, स्टिमुलेंट को अवॉइड करो, हेलुसिनोजेंस को अवॉइड करो। ये जो ड्रग्स होती हैं एडिक्टिव, उनको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि आपके रिलैप्स को ट्रिगर कर सकती है। अल्कोहल का इंटेक लिमिट करो। ठीक है, स्मोकिंग सिजेशन पे वर्क करो। ठीक है, निकोटिन इंटरेक्ट विद एंटीसाइकोटिक मेटाबॉलिज्म। देन सिक्स्थ होता है सोशल एंड रिक्रिएशनल इंगेजमेंट। मेंटेन करो सपोर्टिव रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिली और पीयर ग्रुप्स। इंगेज रहो इन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी लाइक हॉबीज, वॉलंटियरिंग, क्रिएटिव आर्ट्स। ज्वाइन करो स्पोर्ट्स ग्रुप फॉर पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया। देन सेवन्थ होता है कॉग्निटिव एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स खेल सकते हैं, पजल्स, एजुकेशनल कोर्सेज टू स्ट्रेंथन कॉग्निटिव स्किल्स, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मेंटेन करने के लिए और रिगेन एम्प्लॉयमेंट स्किल। एट्थ क्या है, रूटीन मेडिकल फॉलोअप। रूटीन मेडिकल फॉलोअप में क्या कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, वेट गेन तो नहीं हो रहा, बीपी तो नहीं बढ़ रहा, ब्लड शुगर आपका कंट्रोल है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहा, आई एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप एंटीसाइकोटिक पे हैं तो रेगुलरली आई आप एग्जामिन करवा सकते हैं, जैसे डिप्रासिडोन और क्यूटियापाइन क्या कर सकते हैं, आपकी आई को अफेक्ट कर सकते हैं। पीरियोडिक साइकेट्रिक इवेलुएशन टू एडजस्ट ट्रीटमेंट प्लान। देन होता है नाइन्थ साइको एजुकेशन। गाइज, लर्न करो सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, अर्ली वार्निंग साइन रिलैप्स के लिए कॉपिंग स्ट्रेटजी देखो। ठीक है, फैमिली को इन्वॉल्व करो साइको एजुकेशन सेशंस में, ताकि आपको घर पे ही एक बहुत अच्छे तरीके का सपोर्ट मिल सके। जब हमें सपोर्ट अपने घर से मिलता है ना गाइज, हर एक चीज़ में, तो हम बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आधी बीमारी तो हमारे दिमाग का खेल होती है कि हमने अपने दिमाग में एक डिल्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यानी कि हमारे पास हर एक आत्म शक्ति है कि हम हर एक चीज़ से कोप डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपली नॉर्मल एक समरी बताऊंगी इसकी। तो मेनली क्या है, क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रियलिटी से
कांटेक्ट खो जाता है। किसकी वजह से होता है? मेनली जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपको डोपामाइन लेवल बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। मेनली आपका डोपामाइन इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, आपका ब्रेन चेंज होता है, आपको स्ट्रेस होता है। सिम्टम्स मेनली पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव 3 टाइप के होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है गाइस? हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में आप सोशल विड्रॉल हो जाता है, फ्लैट इफेक्ट यानी कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। कॉग्निटिव में क्या होता है? आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो दे आर द 3 सिम्टम्स: पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, कॉग्निटिव सिम्टम्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो टाइप्स कौन कौन से टाइप के थे ये? पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज, कैटाटोनिक और अनडिफरेंशिएट टाइप और रेजिडुअल टाइप। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हम दे सकते हैं, हेलोपेरिडोल जैसे क्लोरप्रोमाजिन बेस्ट होती है पॉजिटिव सिम्टम के लिए। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं जैसे रेस्पेरिडोन, ओलंजापाइन, क्लोजापाइन। तो साइको सोशल सपोर्ट और रिहैबिलिटेशंस भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि दोबारा से हो सकता है, आपको सुसाइडल रिस्क हो सकता है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि क्रोनिक साइकोसिस विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम। इसका ट्रीटमेंट एक तो एंटीसाइकोटिक है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के सपोर्ट बताए वो आप पॉइंट्स अपना सकते हैं गाइज अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा है जो मैंने आपको बताया है। तो होपफुली आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकती है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सीएनएस डिप्रेशन के बारे में बताऊँगी। टिल देन शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको अगला सीएनएस एजेंट यानी कि सीएनएस डिप्रेशन के बारे में बता दूँगी और मैनियक डिसऑर्डर के बारे में तो थैंक यू गाइज़ फॉर टुडे। बाय बाय।